अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आप नेपोलियन हिल की किताब सोचिए और दौलत कमाइए जिसका तर्जमा किया है मोहम्मद आसिफ साहब ने, उसका फर्स्ट चैप्टर सुनने जा रहे हैं। दोस्तों, मेरा नाम है हैदर अली और आप देख रहे हैं उर्दू बुक्स बाजार किताबों की दुनिया। दोस्तों, अगर आप किताबों से प्यार करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन पर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें, क्योंकि दोस्तों मेरे चैनल पर आपको किताबों के हवाले से वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। दोस्तों, मेरी कोशिश है कि मैं पाकिस्तान के तमाम राइटर्स पर एक एक वीडियो बनाऊं। इसी सिलसिले में दोस्तों मैंने काफी सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सोचिए और दौलत कमाइए किताब खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, ये किताब आपको कैश ऑन डिलीवरी मुहैया कर दी जाएगी। चलिए दोस्तों, सुनते हैं आज का टॉपिक। सोचिए और दौलत कमाइए, चैप्टर 1, तमहीद। वो आदमी जिसने टॉमस एडिसन के साथ कारोबारी शराकत का ख्याल किया और कामयाब हुआ। ख्यालात हकीकत बन सकते हैं बशर्ते के सोचने वाला इन ख्यालात को मादी मुनाफा या हसूल दौलत में बदलने का इरादा करे। 30 साल से कुछ ज़्यादा अरसा गुजरा कि ओन सी बार्न्स ने यह मालूम किया कि इंसान के ख्यालात उसे दौलतमंद बना सकते हैं। ये अहम इंकशाफ बार्न्स ने अचानक नहीं किया, बल्कि वो वाक़यात की जांच से रफ्ता रफ्ता इस नतीजा पर पहुंचा। खुद उसकी कामयाबी का राज उसकी ये ख्वाहिश थी कि वो एडिसन जैसी अजीमशान हस्ती का शरीक कार बने। बार्न्स की इस ख्वाहिश या आरजू की खसूसियत थी कि उसे मालूम था उसे क्या हासिल करना है। वो एडिसन का शरीक कार होना चाहता था, उसके तहत या उसके साथ काम करना उसका मकसद न था। झैल में दिए हुए वाक़यात से ज़ाहिर होगा कि किस तरह बार्न्स ने अपने ख्यालात और आरजू को अमली जामा पहनाना शुरू किया। इनके मुताले के बाद आप इस किताब में दिए हुए 13 असूलों को बआसानी समझ सकेंगे जिन पर अमल करना हसूल दौलत के लिए ज़रूरी है। बार्न्स को जब पहली बार एडिसन के साथ कारोबारी शराकत का ख्याल पैदा हुआ तो वो इस काबिल ना था कि अपनी इस ख्वाहिश की तकमील कर सके या इस पर अमल करने के लिए कदम उठा सके। उसके रास्ते में दूसरी मुश्किलात थीं। एक तो ये कि वो एडिसन से वाकिफ ना था और दूसरे इसके पास रेलगाड़ी किराए के लिए पैसे न थे कि वो अपने मकाम रहायश से ऑरेंज न्यू जर्सी जाते जहां एडिसन के कारोबार थे। ये दोनों मुश्किलात ऐसी थीं जिनकी बिना पर अक्सर लोग इस ख्याल ही को तुर्क कर देते हैं, लेकिन बार्न्स की ख्वाहिश मामूली ना थी। उसने इस ख्वाहिश की अपने जहन में इतनी परवरिश की थी कि वो इसकी आरजू मतलब बन गई थी, और ऐसी आरजू कि वो इसकी तकमील के बगैर आराम से ना बैठ सकता था। ऐसे मौके इसके इरादे को तब्दील नहीं कर सकते थे। उसने अपने ख्याल को तुर्क करने की बजाय टिकट के बगैर सफ़र करने को तरजीह दी और ईस्ट ऑरेंज पहुंच गया। एडिसन से पहली मुलाकात। यहाँ पहुंचकर वो सीधे एडिसन की तजर्बागाह में गया और कहने लगा कि वो मौजूद एडिसन के साथ कारोबार में शिरकत दारी करने आया है। एक अरसा बाद एडिसन ने अपनी और बार्न्स की इस पहली मुलाकात का जिक्र यूं किया है। वो मेरे सामने खड़ा था। पहले मैंने उसे एक आवारागर्द समझा, लेकिन उसकी शक्ल सूरत में एक ऐसी बात थी जिससे ये ज़ाहिर हो रहा था कि वो जो चाहता है उसको हासिल करने का पुख्ता इरादा कर चुका है। मैंने बरसों के तजर्बे से ये नतीजा अखज़ किया है कि जब कोई शख्स अपना सारा मुस्तकबिल एक फ़ैसले पर मुनहसर कर देता है तो यकीनन वो जिस आरजू को लेकर चलता है और जिस मकसद की तकमील का इरादा कर लेता है इसमें कामयाबी हासिल करके रहता है। मैंने उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसको मौका दिया, क्योंकि मैंने देखा कि उसने कामयाब होने तक कोशिश जारी रखने और मेहनत से मुंह ना मोड़ने का तहैया कर लिया था। इसके क़ियाफ़े से ये पता चलता था कि वो अपना इरादा पूरा करने के लिए कोई कसर उठा ना रखेगा। बाद के वाक़यात ने यह साबित कर दिया कि मेरा ये फ़ैसला गलत न था। बार्न्स ने इस मौका पर एडिसन से जिस चीज़ की ख्वाहिश की थी वो इस चीज़ के मुकाबले में जो वो चाहता था और जिसके उसूल को उसने अपनी ज़िंदगी की आरजू बना लिया था, निहायत मामूली मालूम होती थी। एडिसन ने खुद बाद में इसका एतराफ़ किया। जाहिर है कि एडिसन से बार्न्स को जो कुछ मिला वो उसकी ज़ाहरी शक्ल सूरत की बिना पर नहीं था, क्योंकि उसका ज़ाहिर तो सरासर उस बड़े मकसद के मुनाफी था जिसके लिए वो आया था। जिस चीज़ ने एडिसन को मुतासिर किया वो बार्न्स के ख्यालात थे, जिनके रुबा अमल लाने का बार्न्स ने तहैया कर लिया था। एडिसन के बयान के पोशीदा नकात अगर समझा दिए जा सके तो इस किताब के बकिया हिस्से की ज़रूरत नहीं रहेगी। बार्न्स को एडिसन के साथ कारोबारी शराकत का मौका उसकी मुलाकात में नहीं मिला, बल्कि इब्तदान उसे एडिसन के दफ्तर में एक मामूली मुआवजा पर काम करने के लिए रख लिया गया। ये काम एडिसन के लिए निहायत मामूली था,
لیکن بارنس کے پاس اس کی اہمیت تھی، کیونکہ اس کے دفتر میں کام کرنے سے اسے موقع ملا کہ وہ اپنی محنت قابلیت سے ایڈسن کو واقف کرا سکے۔ یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ اس کا ہونے والا شریک اس کی اہمیت اور قابلیت سے پورے طور پر واقف ہے۔ مہینوں اس طرح گزر گئے، بظاہر اس مقصد کی تکمیل کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدام نہیں ہوا، لیکن بارنس کا ذہن خاموش نہ تھا۔ اس میں ایک اہم چیز پرورش پا رہی تھی۔ وہ اپنے دل و دماغ میں اس خیال کو پرورش کرے جا رہا تھا کہ اسے ایک نہ ایک دن ایڈسن کا کاروباری شریک ہونا ہے۔ ماہرین علم نفسیات کا یہ اندازہ غلط نہیں کہ جس چیز کے حاصل کرنے کے لیے انسان کوشاں اور تیار رہتا ہے وہ ضرور وقوع پذیر ہوتی ہے۔ بارنس ایڈسن کے ساتھ کاروباری شراکت حاصل کرنے کے لیے تیار تھا اور اس وقت تک تیار رہنے کا تہیہ کر چکا تھا جب تک وہ اس کو حاصل نہ کر سکے۔ اس کے دل میں کبھی یہ خیال پیدا نہیں ہوا کہ اس ناممکن حصول کے لیے محنت کرنے سے کیا حاصل، کیوں نہ میں بھی ایک فروخت کنندہ بن جاؤں، بلکہ وہ اپنے آپ سے کہا کرتا تھا میں یہاں ایڈسن کے ساتھ کاروباری شراکت کے لیے آیا ہوں، میں اسے حاصل کر کے رہوں گا، خواہ مجھے اس مقصد کے حصول میں اپنی عمر کا بقیہ حصہ ہی صرف کیوں نہ کرنا پڑے۔ اس نے اپنے آپ سے جو کچھ کہا وہ اسے کر دکھانا بھی چاہتا تھا۔ اگر انسان اپنے ارادے میں پختہ نظر آئے اور اس کے حصول کے لیے اپنی ساری توانائیاں صرف کر دے تو جتنی بھی مشکلات آئیں گی وہ خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ نوجوان بارنس کو اس وقت یہ معلوم نہ ہو، لیکن اس کا استقلال اور ایک واضح مقصد کے لیے اپنی ساری قوتوں کو ایک مرکز پر لے آنا ایسا واقعہ ہے جس نے ان ساری پیش پافتہ مشکلات کو بے حقیقت کر دیا اور بارنس حصول مقصد میں کامیاب اور سرخرو ہوا۔ مواقع جب آتے ہیں تو ان کی صورتیں وہ نہیں ہوا کرتی جن میں انسان ان کا متوقع رہتا ہے۔ چنانچہ بارنس کو حصول کامیابی کا موقع بالکل انوکھے انداز میں ملا۔ مواقع سے فوری فائدہ اٹھانے کی خصوصیت اور مقصد کی اہمیت اس کو بالا کر دیتی ہے۔ مواقع انسان کی زندگی میں ہمیشہ نامعلوم راہوں سے داخل ہوتے ہیں، عموماً یہ بدبختی اور ناکامی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جن میں ہر ایک کا ان کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ وہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ ہاتھ آتے ہوئے مواقع کھو بیٹھتے ہیں جن سے ہر وقت استفادہ غالباً ان کی زندگیوں کے دھاروں کا رخ پھیر دیتا ہے۔ امید کی کرن۔ اسی زمانے میں ایڈسن نے اپنی ایک ایجاد مکمل کی تھی جسے ایڈسن ڈکٹیٹنگ مشین کہا جاتا تھا۔ فروخت کنندگان اس کی فروخت میں زیادہ دلچسپی نہیں لے رہے تھے۔ بارنس نے اندازہ لگایا کہ اس مشین کی فروخت کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ بارنس کو بھی غالباً اس امکانات کا اتنا ہی اندازہ تھا جتنا اس کے موجد ایڈسن کو تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ ایڈسن کی اس ایجاد کو فروخت کر سکتا ہے۔ اس نے اس بارے میں ایڈسن سے گفتگو کی۔ ایڈسن بلا پس و پیش رضامند ہو گیا کہ بارنس ان مشینوں کو فروخت کرے۔ بارنس نے اپنی کوششیں شروع کی اور اس نے اتنی مشینیں فروخت کی کہ ایڈسن نے اسے سارے ملک میں ان مشینوں کی فروخت کا اجارہ دے دیا۔ بارنس اور ایڈسن کی کاروباری شراکت 30 سال تک جاری رہی۔ اس کے ذریعہ بارنس نے کافی دولت کمائی، لیکن اس سے زیادہ اہم خبر جس سے اس نے دنیا کو روشناس کیا وہ یہ تھی کہ انسان کے خیالات اسے دولت مند بنا سکتے ہیں۔ بارنس نے اپنے اس ابتدائی خیالات سے جس قدر دولت کمائی اس کا اندازہ مشکل ہے، لیکن ممکن ہے اس نے 20 یا 30 لاکھ ڈالر کمائے ہوں۔ لیکن اس دولت کی مقدار خواہ کچھ بھی ہو، اس غیر معمولی اصول کے مطابق حقیر ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر غیر مرئی خیال مقررہ اصولوں پر عمل کرنے سے دولت جیسی مادی حقیقت میں بدلا جا سکتا ہے۔ بارنس نے ایڈسن کے ساتھ کاروباری شراکت کا خیال کیا تھا۔ اسے اس خیال کے روبہ عمل آنے کے بعد حاصل ہونے والی دولت کے ڈھیر تصور میں نظر آیا کرتے تھے۔ ابتدا میں اس کے پاس ایک خیال تھا، اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے اور اس میں اس خیال کے روبہ عمل آنے تک استقلال کے ساتھ اس کو سینہ سے لگائے رہنے کا عزم تھا۔ اس کے پاس دولت نہ تھی، اس کی تعلیم بھی زیادہ نہ تھی، اس کے لیے سفارش کرنے والا کوئی نہ تھا، نہ اس کے کوئی ذاتی اثرات تھے، لیکن اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی قابلیت موجود تھی۔ اسے اپنے آپ پر اعتماد تھا اور وہ ہر قیمت پر کامیابی حاصل کرنے کا پختہ ارادہ کر چکا تھا۔ چنانچہ لاتعداد مشکلات کے باوجود اس نے دنیا کے سب سے بڑے معجد کے ساتھ شراکت حاصل کی۔ اب آپ اس کے برعکس مثال دیکھیں، جس میں ایک دولت مند آدمی جس کے پاس کامیابی حاصل کرنے کے سارے ذرائع موجود تھے، کس طرح اپنے مقصد سے 3 فٹ دور رہ کر ساری چیزیں کھو دیں، سونے کی کان سے صرف 3 قدم پر۔ ناکامی کی وجہ انسان کی وہ عادت ہے جس کی وجہ سے وہ پہلی عارضی ناکامی پر ہمت ہار جاتا ہے اور اس کام سے اپنی توجہ ہٹا کر اپنی کوششیں منقطع کر دیتا ہے اور کسی دوسرے معاملے میں ہاتھ ڈالنے لگتا ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی وقت اس قسم کی غلطی کا مرتکب ضرور کرتا ہے۔ آرزو ڈاربی کے ایک چچا کو اس زمانے میں جب سونے کی کانوں کے لیے جگہ جگہ کھدائی ہو رہی تھی، سونے کی کان تلاش کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ اس نے بھی کھودو اور دولت مند ہو جاؤ کے اصول پر کام شروع کیا۔ اسے غالباً اس کا علم نہ تھا کہ دنیا میں انسانی ذہن نے زمین سے زیادہ سونا اگلا ہے۔
उसने भी औरों की तरह कदाल और बेलचा लेकर सोने की तलाश शुरू की। काम दुश्वार था लेकिन उसका इरादा पुख्ता था। हफ्तों की सख्त मेहनत के बाद उसे सोने से चमकती हुई शय नजर आई। इसको अब बड़ी बड़ी मशीनों और दीगर आलात की जरूरत थी कि वो इस जमीन से सोना निकाले। उसने इस मकाम को फिर मिट्टी से ढांप दिया और खामोशी से वतन विलियम्स मैरीलैंड वापस आया। उसने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को और कुछ हमसायों को वाकयात बतलाए। चचा और भतीजे ने लोगों को तरगीब देकर इतनी रकम इकट्ठी कर ली कि जरूरी मशीनरी वगैरह खरीद सकें। जरूरी सामान और मशीनरी सोने की कान के पास पहुंचा दिया गया। मदनी मिट्टी सतह जमीन पर लाई जाने लगी। चुनाचे पहली गाड़ी शय से इस कदर सोना निकला कि लोगों ने कहा कि लोरियाडो में गालिबन सबसे ज्यादा कीमती सोने की कान यही है, और तोक्को की जाने लगी कि इस तरह कुछ दिन और काम चलता रहा तो मुनाफा गैर मामूली होगा। जैसे जैसे खुदाई का काम नीचे होता गया उम्मीदें ऊपर उठती गईं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सोने के मोदन का निशान गायब हो रहा था। सुनहरी कोसकजा के किनारे पहुंचकर ये लोग ये समझकर रुक गए कि आगे सिर्फ मिट्टी थी जिसमें सोने का शायबा भी ना था। इधर उधर कुछ और खुदाइयां की गईं लेकिन सोने का निशान ना मिला। आखिर थक कर इन लोगों ने सारे कारोबार को खत्म करने का फैसला कर लिया। उन्होंने अपनी सारी मशीनरी कबाड़िए जंकमैन को चंद $100 में फरोख्त की और घर लौट आए। इस कबाड़िए ने आम कबाड़ियों की तरह मशीनरी तोड़ फोड़ कर वहां से मुंतकिल नहीं की, बल्कि उसने गौर किया कि सोने की कान इतनी जल्दी किस तरह खत्म हो सकती है। उसने एक मदनी इंजीनियर से मशवरा किया। इंजीनियर ने इधर उधर तहकीकाती खुदाइयाँ की और बतलाया इस काम में नाकामी की वजह यह थी कि इसके पहले मालकान मादनियात के अंदरूनी खसूसियात से वाकिफ ना थे। चुनाचे उसने हिसाब लगाकर बताया कि इस मकाम से जहाँ पहली कोशिश छोड़ी गई है 3 फुट के फासले पर सोना बरामद हो सकता है। चुनाचे इंजीनियर के इस मशवरे पर अमल करके कबाड़िए जंकमैन ने करोड़ों डॉलर कमाए, क्योंकि उसने उम्मीदें लगाने से कबल माहिरीन फन की राय हासिल की थी। इस काम के लिए जिस कदर रकम जमा की गई थी इसका बेशतर हिस्सा नौजवान आरयू डार्बी की कोशिश से हासिल हुआ था। ये रकम इसके रिश्तेदारों, दोस्तों और हमसायों से हासिल की गई थी। उन्होंने इसलिए दी थी कि इन्हें डराबी में भरोसा था। उसने इनकी ये सारी रकम एक एक करके अदा की, गो इसमें इसे बरसों लग गए। अरसा बाद जब आरयूपी डार्बी को इस असूल का इल्म हुआ कि ख्वाहिश सोने में तब्दील की जा सकती है, तो उसने न सिर्फ इस पर अमल करके अपने सारे नुकसान की तलाफी कर ली, बल्कि उससे बेहतर ज्यादा कमा लिया। ड्राबी ने यह इंकशाफ जिंदगी के बीमा का कारोबार शुरू करने के बाद किया। अब ड्राबी इन चंद लोगों में है जिनकी तादाद दुनिया में कभी 50 से नहीं बढ़ी और जो $10 लाख सालाना की बीमा पॉलिसियां फरोख्त करते हैं। इस बात को याद करके कि उसने सोने की कान से चंद कदम पर रुक जाने की वजह से कसीर दौलत खोई, वो कहता है कि मैं अब उन लोगों में नहीं रहा हूँ जो मुश्किलात और दुश्वारियों की ताब ना लाकर अपनी कोशिशें तुर्क कर देते हैं, बल्कि अब मेरा ये हाल है कि जिंदगी की बीमा की फरोख्त के सिलसिले में अगर कोई शख्स मुझे इनकारी जवाब देता है तो मेरी कोशिशें तेज हो जाती हैं। हमने देखा है कि ड्राबी ने यह अहम सबक बहुत कुछ खोकर सीखा है। किसी मकसद में हुसूल कामयाबी से कबल ये देखा गया है कि इंसान जब आर्जी शिकस्तों और नाकामी से दो चार होता है तो शख्स का इस तरह शिकस्त उठाने या नाकाम होने के बाद इस मकसद के हुसूल की कोशिश तो कर देना नहायत आसान काम है, और अगर वो ऐसा करे तो मुतक्का अतबार से दुरुस्त नहीं, चुनाचे अक्सरियत ऐसा ही करती है। लेकिन इन लोगों के हालात के मुताले से जिन्होंने जिंदगी में कामयाबियां हासिल की हैं, मालूम होता है कि हर वक्त इन्हें कामयाबी से कुछ कदम पहले कतई नाकामी नजर आती है, और अगर वो इस नाकामी से हरासा हो जाते हैं और अपनी कोशिशें जारी ना रखते तो शायद इन्हें कामयाबी का रोशन चेहरा कभी नजर ना आता। इस बात को याद रखें कि अगर किसी मकसद की नाकामी का आपको यकीन हो जाए तो करीब ही कहीं कामयाबी भी है। नाकामी के तारीख साए की आड़ में कामयाबी का दमकता मुस्कुराता चेहरा आपका मुंतजिर है। साबित कदमी की अछूती मिसाल। ड्राबी को सोने के कान के मामले में नाकामी के बाद एक ऐसा वाकया पेश आया जिससे उसे मालूम हुआ कि लफ्ज नहीं, ये जरूरी नहीं कि हमेशा इनकार ही ज़ाहिर करे। ड्राबी का चचा नहायत गुस्सावर आदमी था। उसने एक देहात में आटे की चक्की लगा रखी थी। इस देहात में अक्सर स्याह फाम बाशिंदे रहा करते थे। एक दिन जब ड्राबी का चचा अपने काम में मसरूफ था, एक स्याह फाम लड़की आई और उसने इसके चचा से कहा, मेरी माँ ने 50 सेंट मांगे हैं। बूढ़े ने इनकार किया और लड़की से कहने लगा, जा भाग जा, यहाँ से मैं पैसे वैसे नहीं देता। लड़की ना गई बल्कि बहुत अच्छा कहकर वहीं ठहरी रही। थोड़ी देर बाद बुड्ढे ने देखा कि लड़की अभी तक खड़ी हुई है तो उसने उसे दम खाया कि भाग जाए, वो पैसे ना देगा। लेकिन लड़की ने फिर जी अच्छा कहा और वहीं खड़ी रही। बुड्ढा तो गुस्से में था ही। उसने पास पड़ा हुआ एक डंडा उठाया और उस लड़की की तरफ चला। ड्राबी का सांस रुक गया। उसे यकीन था कि बुड्ढा इस लड़की को हलाक कर देगा, क्योंकि उसे अपने चचा की तबीयत का इल्म था। वो ये भी जानता था कि स्याह फाम बाशिंदों के बच्चे सफेद फाम मुहज्जब इंसानों की बात को इस तरह टाल ना सकते थे।
जब बूढ़ा उस मकाम पर पहुंचा जहां लड़की खड़ी थी तो लड़की ने एक कदम आगे बढ़कर बूढ़े की आंखों में आंखें डाल दी और पूरे जोर से चीखकर कहा, माँ कहती है उसे 50 सेंट जरूर चाहिए। ड्राबी का चचा रुक गया। उसने डंडा फेंक दिया और जेब से 50 सेंट निकाल कर लड़की को दे दिए। लड़की ने पैसे लिए और आहिस्ता से दरवाजे की तरफ चली। जाते हुए उसने बुढ़े पर से, जिसे उसने अभी अभी शिकस्त दी थी, नजरें नहीं हटाईं। जब लड़की जा चुकी तो बूढ़ा एक डिब्बे पर बैठा कोई 10 मिनट तक खिड़की से बाहर देखता रहा और अपने शिकस्त के असबाब पर गौर करता रहा। ड्राबी ने भी, जो इस सारे वाक़े को देख रहा था, इस पर गौर करना शुरू किया। ये पहला वक्त था कि एक स्याह फाम कम उम्र लड़की ने एक सफेद फाम बाशिंदे को शिकस्त दी थी। लड़की कामयाब कैसे हुई? वो क्या वजह थी जिससे इसका बूढ़ा चचा गुस्सा छोड़कर एक कमजोर आदमी की तरह रंजीदा हो गया? उस लड़की में कौन सी ऐसी कुव्वत थी जिसने एक इंसान को जीत लिया? ये और इस किस्म की 20 सवालात ड्राबी के जहन में पैदा हुए, लेकिन उसे जवाबात उस वक्त तक नहीं मिले जब तक कि उसने एक मुद्दत बाद इस वाक़े का जिक्र इस किताब के मुसन्नफ से ना किया। ये एक अजीब बात है कि यह वाक़या मुसन्नफ से इसी मुकाम पर बयान किया गया जहाँ यह वाक़या हुआ था, और ये भी एक अजीब बात है कि 25 साल से मुसन्नफ इसी कुव्वत की तहकीकात में लगा हुआ था जिसने एक नादान जाहिल स्याह-फाम लड़की को एक समझदार इंसान पर फतेह दिलाई। हम इस पुरानी चक्की के पास खड़े थे। ड्राबी ने इस गैर मामूली वाक़यात की तफसीलात बयान की और मुसन्नफ किताब से पूछने लगा, आप इससे क्या नतीजा निकालते हैं? उस लड़की ने कौन सी ऐसी कुव्वत इस्तेमाल की जिससे मेरा चचा शिकस्त खा गया? इसका जवाब इस किताब के बकिया औराक में दिया गया है। जवाब मुकम्मल और जामिया है। न सिर्फ जवाब ही दिया गया है बल्कि इसके पोशीदा उसूल और इस पर कारबंद होने के अमली तरीका भी बतलाए गए हैं जिन पर एक नादान लड़की नादानिस्ता अमल करके कामयाब हुई। अगर हम ठंडे दिल से गौर करें तो ये जानना दुश्वार नहीं कि वो कौन सी पोशीदा कुव्वत थी जिसने लड़की की कामयाबी में मदद की। आइंदा बाब में आपको इस बारे में मजीद मालूमात बहम पहुंचाई गई हैं। अलावा किताब के किसी और हिस्से में आपको एक और ख्याल मिलेगा जिससे आप इस कुव्वत को अपने मफाद के लिए बआसानी और बेहतर तरीका से इस्तेमाल के काबिल हो जाएंगे। इस कुव्वत के मुतल्लक जो आपकी मालूमात में इजाफा होता जाएगा, आप ये महसूस करेंगे कि पिछले दिनों में आपने जो कुछ खोया है वो अब आप फिर से हासिल कर सकते हैं। जब मुसन्नफ ने डार्बी को इस कुव्वत की अहमियत समझाई जिसको नादानिस्ता इस्तेमाल करके वो स्याह-फाम लड़की इसके चचा पर फतेहयाब होती थी, तो डार्बी ने अपने पिछले 30 साल तजर्बा को याद किया और बिला पसो पेश इसने कहा कि जिंदगी के बीमा की पॉलिसियां फरोख्त करते हुए वो भी इस कुव्वत को नादानिस्ता तौर पर अमलन कामयाबी के साथ इस्तेमाल करता रहा है जो इसने इस लड़की से नादानिस्ता तौर पर सीख लिया था। ड्राबी ने बतलाया, हर मर्तबा जब कोई शख्स बीमा की पॉलिसी लेने से इनकार करता तो मेरे सामने इस लड़की की तस्वीर आ जाती जो हमारे यहाँ आटे की चक्की में आती थी और जिसकी बड़ी बड़ी आंखें मेरे चचा के गुस्से को हकारत से देख रही थी। और फिर मैं अपने आप से कहता हूँ, मुझे तो ये पॉलिसी इस शख्स को बहरहाल फरोख्त करनी है। मैंने अपनी ज्यादातर पॉलिसियां उन्हीं लोगों को फरोख्त की हैं जिन्होंने पहले पॉलिसी लेने से इनकार किया था। ड्राबी ने इसके साथ ही सोने की कान का वाक़या याद किया और कहा कि मेरी पहली नाकामी में भी मेरे लिए बेहतरी थी। इस वाक़े से मैंने इस्तक़लाल और साबित कदमी का वो आला सबक सीखा जो मेरी इस नई जिंदगी में मशले राह बना रहा। ड्राबी और इसके चचा का यह किस्सा हर उस आदमी के लिए जो जिंदगी की बीमा के फरोख्त से अपनी जिंदगी बनाना चाहता है नाकाबिल तकलीद मिसाल है। और मुसन्नफ किताब ये बताना चाहता है कि ड्राबी का $10 लाख सालाना की बीमा पॉलिसियां फरोख्त करने का राज इस्तक़लाल और साबित कदमी है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।